नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में दागी मंत्री, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को मंत्री बनाने जाने पर कड़ी आपत्ति जता दी। केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि वो दागियों और जो मंत्री है उन्हें मंत्री नहीं बनाए। कोर्ट ने कहा कि मंत्री बनाना प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में है और उनको विशेषाधिकार होता है। हम इस संबंध में कोई निर्देश देना नहीं चाहते, जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों की पीठ ने कहा कि किसी की नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रधानमंत्री से यह उम्मीद की जाती है कि वो किसी दागी शख्स को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना यह होगा कि दागी मंत्रियों पर क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं। ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जो भी सरकारें हैं केंद्र में या राज्य में, उनके भी मंत्री इस गुट में, दागी मंत्रियों के गुट में शामिल हो सकते हैं, है भी। पेश है खास रिपोर्ट। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसमें किसी भी तरह की योग्यता की कोई विशेष जरूरत नहीं होती। अशिक्षित, शिक्षित, अमीर, गरीब सभी वर्ग के लोग राजनीति से जुड़ सकते हैं। लेकिन अब आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता कैबिनेट में मंत्री बने रह सकते हैं या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपना सुझाव दिया है। 5 न्यायाधीशों वाली इस पीठ के अध्यक्ष चीफ जस्टिस RM लोढ़ा हैं, जिनकी पीठ ने ये सुझाव दिया है। याचिकाकर्ता मनोज नरूला ने एक जनहित याचिका दाखिल कर कैबिनेट से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को हटाने की मांग की थी, जिसे 2004 में कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर करने पर कोर्ट ने मामले को संवैधानिक बेंच भेज दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार में 14 ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के खिलाफ 13 केस दर्ज हैं। इनमें से 6 दंगों से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 हत्या से संबंधित हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ 4 केस हैं, जिनमें से एक मामला धमकी देने का और 2 गैर कानूनी तरीके से धन इकट्ठा होने से संबंधित हैं। ग्रामीण विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। कुशवाहा के खिलाफ दर्ज मामलों में एक मामला रिश्वत मांगने से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राव साहेब दादाराव दावे पर 4 केस दर्ज हैं। इनमें से 2 मामले दंगों से जुड़े हुए और 2 हमला करने को लेकर हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, जनरल VK सिंह, जुअल ओराव, मेनका गांधी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान, संजीव कुमार बालियान भी मौजूदा सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिन पर केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि प्रधानमंत्री दागी मंत्रियों पर विचार कर आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि मंत्री बनाना या हटाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब इंतजार है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर दागी मंत्रियों पर कार्रवाई होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। क्या दागी मंत्री हटे दिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि प्रधानमंत्री दागी जो मंत्री है उन पर विचार करे और आगे की कार्रवाई भी करे। मंत्री बनाना या हटाना प्रधानमंत्री का जो विशेष अधिकार होता है और उसे उन्हें अमल में लाना चाहिए, ऐसा सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्या दागी मंत्रियों पर कार्रवाई करने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा या वैसा ही दिया जाएगा। ये फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, लेकिन उसने सुझाव दिया है, माननीय कोर्ट ने सुझाव दिया कि इन मंत्रियों पर जो इसके बाद के जो चुनाव होंगे उनमें इन मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाए,
जिनके खिलाफ मामले दर्ज है या उन पर कुछ आपराधिक दाग हैं। याचिकाकर्ता मनोज नरूला ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कैबिनेट से जो मंत्री है, जिनकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो अपराध जगत से है, उन्हें हटाने की मांग उन्होंने की थी। ये याचिका 2004 की है, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला या कह सकते कि सुझाव दिया। इसमें आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगा रमेश चंद्र राठी जी का, जो एडवोकेट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश चंद्र जी इस प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है कि इस कोर्ट के फैसले के बाद या कोर्ट के सुझाव के बाद क्या सही में राज्य सरकार या केंद्र सरकारें अपने अपने गुट के नेताओं पर, जो दागी है मंत्री, उन पर कार्रवाई सख्ती से करेगी या नहीं? आपका सबसे पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। मेरा पहला रिएक्शन ऐसा है कि हमने एक कहावत सुनी थी, यथा भूप तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस लोढ़ा साहब ने जो अपना एक सुझाव दिया है, वो बहुत ही विवेकपूर्ण, अच्छा और निर्मल मन से किया हुआ सुझाव है। इस सुझाव के तरीके से ऐसा आम जनता को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, क्या इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं कानून की दृष्टि से आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो सिंपल प्रिंसिपल है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं, परंतु एक भी निर्दोष अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि उनके ऊपर अपराधी चार्जेस लगे हैं, परंतु अपराध प्रूव नहीं हुआ है। जब तक अपराध प्रूव नहीं हुआ है, चाहे कितने भी अपराधी क्यों न हो, अगर उसमें से किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपराध के अंदर शामिल नहीं है, फिर भी उसके ऊपर चार्ज लग जाता है, तो उस व्यक्ति को अगर हम निकाल देते हैं या हटा देते हैं, ये भी उस सही आदमी के साथ इनजस्टिस है। आज के माहौल के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक चार्ज लगाना बहुत ही छोटा सा काम है, ये चंद मिनटों में हो जाता है। मैं एक आपको इस बम्बई की जनता को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एलबीटी के विरोध में कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें, संगठन बंद किए थे, शांतिपूर्ण की तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया था। इन कई व्यापारियों के कार्यकर्ताओं को, कई व्यापारियों के संगठन के मैनेजिंग कमेटी को, इवन उनके अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने सर्टेन क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। और बाद में जब ये दुकानें खुली, जब उनके साथ सेटलमेंट हुआ, तो ऐसा हुआ कि एलबीटी को बंबई के अंदर पोस्टपोन कर दिया। रमेश चंद्र जी, हमारा मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी या जो भी सरकार केंद्र और राज्य में है, वो अपने मंत्रियों पर, जो दागी मंत्री, उन पर इस सुझाव के बाद, हाई कोर्ट के सुझाव, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद कार्रवाई करेगी या नहीं? इस पर अब सीधा जुड़ते हैं। हमारे जो मेहमान है बीजेपी से फोन पर उपलब्ध है, ज्ञान मूर्ति शर्मा, उनसे बात करते हैं। ज्ञान मूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला या सुझाव दिया है कि जो दागी मंत्री, उन पर कार्रवाई की जाए या कैबिनेट से निकाल दिया जाए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार जो अब केंद्र में अस्तित्व में है, वो अपने जो मंत्री है दागी, उन पर ईमानदारी से कार्रवाई करेगी या नहीं? नहीं, देखिए, बीजेपी का पहले से ही एक विचार रहा है और ये मतलब उन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि किसी भी दागी मंत्री को हम, मतलब दागी विधायक को, सांसद को, कोई भी पार्षद को, वो कोई भी बड़ी जिम्मेदारी का काम नहीं देंगे। रही बात सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेशों का हम पालन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से हम आगे का सब कार्रवाई करेंगे। जैसे कि अभी मेरे भाई उन्होंने बता रहे थे कि किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस करना बहुत आसान है, ये बात तो सही है। मैं खुद एक वकील हूँ, मैं कोर्टों में प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमने देखा है कई बार किसी को किसी भी केस में फंसाना इस देश में बहुत ही आसान छोटी सी बात है। इसलिए जब तक वो व्यक्ति उस केस में से बाइज्जत बरी नहीं हो जाता है, तब तक तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमेशा दिया जाता ही है और उसे तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रही बात अब अगर जब वो दोषी हो जाता है, ऐसे पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसका हम पूरा पालन करेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा कि मेनका गांधी
प्रकाश जावड़ेकर, साथ ही साथ नितिन गडकरी के खिलाफ 4 केस दर्ज है। उमा भारती के खिलाफ 13 केसेस अलग अलग तरह के दर्ज है। तो क्या ये भी दागी जो मंत्री है उन पर बीजेपी बिना किसी पार्शलिटी के या दूजे भाव के इन पर भी सख्त कदम उठाएगी जब जरूरत पड़ी तब? मैं यहाँ पर एक बात का खुलासा करना चाहूंगा कि आप दागी मंत्री करके या दागी सांसद करके आप एक शब्द जो वापरेंगे उसमें आपको 2 बातों का खुलासा करना होगा जी। दागी मतलब ऐसा होता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो या जिसने समाज में मतलब कोई बड़ा अपराध किया हो, ऐसी बात को आप दागी कह सकते हैं। एकादा जब जनप्रतिनिधि या कोई नेता जब आंदोलन करता है तो उस आंदोलन के जरिए एकादा कोई केस बना हुआ हो तो उसे आप उस केस के जरिए आप उसे दागी नहीं कह सकते और कहना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए आंदोलन करना और उस आंदोलन में फिर केस बन जाना और ऐसे कई केसेस जब पेंडिंग रहते हैं तब आप उसको भी मर्डर और रेप के केस के साथ में आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो बात सही नहीं हो सकती। दागी अगर मंत्री की संज्ञा अगर देखी जाए, व्याख्या देखी जाए, तो जब पुलिस में FIR दर्ज कराई जाती है तो वो दागी कहलाती है। क्या इससे आप सहमत हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो गलत बात हो सकती है। दागी का मतलब मेरे नजर में तो ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जो हिस्ट्री शीटर हो, जिसने कभी मतलब हफ्ता उगाही का केस हो, मर्डर का केस हो, अपहरण का केस हो, बलात्कार का केस हो, इस तरीके के जो मतलब बड़े गुन्हे, बड़े जो अपराध माने जाते हैं, इनके चीटिंग के केस हो, गबन का केस हो, घोटाले का केस हो, इन सभी को आप दागी में ला सकते हैं। इन सभी में से तो मैं कहता हूं आंदोलन के किए हुए केस को बाहर निकालना चाहिए और उसको दागी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनता के लिए लड़ना और जनता के लिए लड़ते हुए अगर कोई केस हो जाए उसको आप दागी मंत्री या दाग लगा है अपने दामन पे, उसे आप नहीं कह सकते। शर्मा जी, खुशी की बात यह है कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 1-2 महीनों में और ये फैसला या ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, तो क्या आने वाले चुनाव पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो भी दागी मंत्री या फिर जो भी इस तरह के मंत्री हैं उनको इस विधानसभा में लोग बहुमत देगी? इस सुझाव इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, निर्णय के बाद? नहीं, बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिया है उसका कोर्ट का मतलब आदेश आ जाने के बाद में उसमें उसके पूरी तरीके से अभ्यास करने के बाद में उसका हम देखेंगे कि उसमें क्या कोर्ट ने कहा है। रही बात, जैसे मैं आपको फिर से वही रिपीट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार वो किस बातों में बैठती है, किस बातों में नहीं बैठती, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी की एक धारणा रही हुई है कि कभी भी दागी व्यक्ति को उन्होंने पक्ष में भी, पार्टी में भी रखा नहीं है। एकादा अपवाद हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अब मैं फिर से कहता हूं कि जनता के लिए किए गए आंदोलनों के केस यदि FIR हुए हैं तो उसको आप दागी शब्द से जोड़ करके अगर देखेंगे तो वो सरासर उस नेता के साथ में अन्याय होगा। अन्यथा लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे, फिर बाद में लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो लोगों का हला भला नहीं हो पाएगा। ज्ञानमूर्ति बने रही हमारे साथ, हम आपके पास फिर से लौट के आएंगे। मैं पूछना चाहूंगा हमारे जो मेहमान है रमेश चंद्र जी राठी, उनसे कि सर, आपने कहा कि हमारा एक जो संविधान बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि 100 अपराधिक छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि कोर्ट के इसी नियम का फायदा लेकर बाकी जो आपराधिक जगत के जो लोग हैं, जो छटे हुए लोग हैं, वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ साधते हैं? ये कानून की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है कि अपराधी छूट जाता है, इसके अंदर गलती कानून की नहीं है। अपराध के FIR दर्ज करने वाले जो सबूत इकट्ठे करते हैं वो सबूत अच्छी तरह से पेश नहीं किए जाते हैं, सबूतों के पीछे इंटेंशन और भावना को नहीं दी जाती है, इसके कारण वो छूट जाते हैं। अगर आपका पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे सोशल डिपार्टमेंट अगर एक्टिव हैं तो कभी भी अपराधी भाग नहीं सकता है, अपराधी को लॉ के अंदर लाया जा सकता है, उसका कोई ऐसा नहीं है। और मैंने जो पहले कहा था, अपराधी किसी को भी बनाना आज के कानून के अंदर बहुत नकी ईजी है। हाँ, मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आने से आने वाले विधानसभा में एक ज़रूर जनता के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग अपराधी कैटेगरी के लोगों को वोट नहीं देंगे, तो जितने भी देश की नेशनल पार्टीज हैं और क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अब अपने अच्छे कैंडिडेट पेश करेगी। ये एक सुबह कानून है जिसके कारण क्या होगा कि सभी अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो अच्छे लोग विधानसभा और अच्छे लोग विधानसभा में जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। जी, आपने सही कहा कि इस सुझाव के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद
कम से कम आने वाले चुनाव में या आने वाले कोई भी इलेक्शन में, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इस निर्णय के बाद, इस सुझाव के बाद अच्छे लोगों की छवि, जिनकी छवि अच्छी है, वो लोग राजनीति में आएंगे और चुनकर भी आ सकते हैं। अब सीधा सवाल मेरा ज्ञान मूर्ति शर्मा जी से है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा भी विधान किया है कि जिन पर आरोप सिद्ध होता है, जिन पर आरोप सिद्ध होते हैं, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा या उनको चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी, इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि अपराध किस तरह से सिद्ध किए जाए, क्योंकि सालों लग जाते हैं अपराध सिद्ध करने में, सबूत जुटाने में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सुझाव है, ये कितना कारगर साबित होगा? नहीं, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के समय ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक उन्होंने ये घोषणा पत्र में रखा था कि जितने भी भारत सांसद होंगे, उनके सारे केस जो है महीने भर के अंदर कम कर दिए जाएंगे। हाँ, साल भर के अंदर उसके निर्णय खत्म करवा दिए जाएंगे कोर्ट में। बाद में अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सांसद जो है आम नागरिकों से बड़े नहीं है, सभी इक्वल हैं। देखिए, उनकी भावना इसलिए इस बात पे इसलिए ऐसी थी क्योंकि जो एक धारणा बन चुकी है देश में कि सारे सांसद जो है जिनके ऊपर आपराधिक केस होते हैं, वो इसका फायदा लेते हुए वो अपना काम वो अपना दबंगई दिखाते रहते हैं, या लोगों को ऐसे लगता है कि इनके ऊपर तो कुछ केस ही नहीं चलता है, ये खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता था। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1 वर्षों के अंदर सारे सांसदों को केस हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। यदि वे दोषी हैं तो दोषी ठहराए जाएंगे, और यदि वो निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे, ताकि उनका केस फ्री हो जाएगा और लोगों में भी एक अच्छी धारणा बन जाएगी कि नहीं, सांसद हमारे ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि नहीं, आम आदमी के बराबर के सांसद है, ठीक है, हम उसकी बात मानते हैं। लेकिन उसके आगे सवाल ये आता है कि जो आम आदमी के भी केसेस 15-15 वर्ष जो कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान देना चाहिए। उसके लिए भी जजेस ज्यादा नियुक्त होने चाहिए, और केसेस के जो एक समय सीमा होनी चाहिए कि इतने वर्षों में या इतने महीनों में ये केस समाप्त होने चाहिए, तब जाकर के लोगों को भी न्याय मिलेगा। और यदि कोई दागी सांसद होगा, विधायक होगा, तो उसके ऊपर भी लगे हुए दामन जो दाग रहेंगे वो पता चलेंगे कि सही है कि गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका जो सुझाव है वो बांटने के लिए। तो इस सुझाव के बाद आने वाले इलेक्शन में या चुनाव में, विधानसभा हो या उसके बाद के और 5 साल बाद के जो चुनाव हो, उसमें भी इस सुझाव से, इस फैसले से काफी फर्क पड़ेगा। अब सीधा जुड़ते हैं हमारी संवाददाता पूनम यादव से। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है कि इस सुझाव के बाद क्या सही में ईमानदारी से जो भी राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकारें हैं, क्योंकि सभी सरकार किसी की भी हो, सभी के मंत्री उसमें शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में, तो आपको लगता है कि पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई होगी या नहीं? नितिन, आपको बताना चाहूँगी कि आपने एकदम सही कहा, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो इसके पहले यूपीए सरकार रही हो, चाहे एनडीए सरकार रही हो, हर सरकार में जो भ्रष्ट मंत्री होते हैं वो कहीं ना कहीं रहते ही हैं। तो यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूरे देश में उनका लहर चल रहा है। ऐसे में लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों का जो विश्वास है उनके प्रति बेहद बढ़ गया है। जो आम जनता है वो आम जनता को लगता है कि वो हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे में जब उनके जो मंत्री हैं, अगर 14 मंत्रियों का नाम आया है, आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी वो विशेषाधिकार है वो नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री ही ले सकते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को एक बड़ा अहम फैसला लेना होगा। पुनः आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि राजनीति सिर्फ ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ योग्यता या अर्हता है, इसमें नहीं होती, जरूरत नहीं होती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव या फिर ऐसे कुछ और हम नाम गिना सकते कि जिनकी पार्श्वभूमि या एजुकेशन जो है उससे जो लोग है, जनता है, वो खासी प्रभावित नहीं हो पाई है। क्या तो लगता है कि आपको भी इस निर्णय के बाद जो आपराधिक जगत के लोग हैं वो भी यहाँ आने से, शिरकत करने से डरेंगे, उन पर भी कुछ इस बात और फिर फैसले का दबाव होगा, प्रेशर होगा? आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच। जी, मैंने पूछा कि इस हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या सुझाव है, इस पर जो दागी मंत्री है उन पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल,
जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है प्रधानमंत्री को कि जो भी 13 मंत्री जो बीजेपी के लिप्त पाए गए हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है, तो अगर उनको ये मतलब उनको सुझाव दिया है तो ये बेशक कहीं ना कहीं ये सारी बातें साफ हो रही हैं। अगर क्योंकि आरोप इसी तरह नहीं लगता है, अगर कुछ हुआ होगा तो ही आरोप लगे हैं, तो इसके ऊपर एक अहम कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी में 14 मंत्री ऐसे हैं जिन पर दाग लगे हुए, जिनको दागी कह सकते हैं, आपराधिक मामले दर्ज है। तो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है या पारदर्शिता कार्रवाई करेगी हमारी जो मोदी सरकार है वो? जैसे कि मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ये पूरी तरह से मोदी सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 13 वो उनके दायरे में नहीं आ रहा है, ये प्रधानमंत्री ही इसका फैसला ले सकते हैं। तो ये अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं। पूनम, यहाँ हम सुनेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, वकील है, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, अपने जो फैसला हुआ है निश्चय उसके बाद क्या कहा, सुनते हैं। ये बात है कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में कोई गंभीर आपराधिक मामले का आरोप है, ऐसे आदमी को क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? इसके बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और मैं इसके लिए एक क्लेरिफिकेशन पिटीशन फाइल करूंगा कि क्या ऐसे आदमी के बारे में जो जिनके अगेंस्ट में गंभीर आपराधिक मामले हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं? ये पूर्ण रूप से बाध्यकारी माना जाएगा। ब्रेक पर छोड़ा है, लेकिन दैट इज आल्सो मैंडेटरी दैट एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सच पर्सन शुड नॉट बी मेड any should not be given any public post which is of very great importance. तो राठी जी, आपने देखा कि वकील का भी क्या कहना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कायदे कानून होते हैं उसके तौर पर कि कोर्ट ने भी साफ साफ कोई डिसीजन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेफ साइड जो स्वर्ण मध्य वो साधा है, उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया है, कोई फैसला नहीं सुनाए। क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें थोड़ा सा नरमाई बरतते क्यों नजर आ रही है? वही नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि 100 अपराधी भले छूट जाए, एक भी इनोसेंट आदमी को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को मेरे को ऐसा लगता है कि मध्य रखते हुए ये पूरा डिसीजन प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के विवेक पे रखा गया। अभी मैंने जब माननीय वकील साहब का जो मैंने अभी स्टेटमेंट सुना कि अगर वो अपराधी खुद चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या, ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है कि अपराधी ही बन जाए, वो अपने अपराध के बारे में क्या फैसला लेगा। तो ऐसे केस में मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अब ये जनता के ऊपर है कि ऐसे अपराधी लोगों को वो वोट नहीं देगी, और शायद ऐसा लग रहा है कि अब एक क्वालिफिकेशन बन जाएगी जनता के रिप्रेजेंटेटिव के लिए, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो कम से कम अपराधी नहीं होना चाहिए। अगर वो अपराधी है तो पार्टी उसे टिकट नहीं देगी क्योंकि कैंडिडेट हारना चालू हो जाएगा, और अगर न कि पार्टी टिकट नहीं देती है, ऐसे अच्छे कैंडिडेट देती है, तो एक अच्छे लोग आएंगे पार्लियामेंट ऐसे में, तो अच्छे लोगों का चुनाव होगा। बिल्कुल सही कहा ये कि थोड़ा आपने फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी पीछे कैसे होगा, ये पूरा का पूरा माजरा है वो प्रधानमंत्री के विवेक और जो चीफ मिनिस्टर है उनकी अंतरात्मा के ऊपर रखा हुआ है, और अंतरात्मा मैं जहाँ तक सोचती हूँ हमेशा अच्छा फैसला देती है। और आने वाले दिनों में अगर ये मोदी साहब इस नदी को पार कर लेते हैं तो विधानसभा में वापस उनकी विक्ट्री होगी और वो थंपिंग मेजोरिटी से आ सकेंगे। अब उनके विवेक पे देखना है कि वो कैसे इसका फैसला लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बदलाव हो रहा है और अच्छा बदलाव हो रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी युवाओं ने ज्यादा शिरकत की, ज्यादा प्रमाण में वोट डालने के लिए बाहर है। अब सीधा जुड़ते हैं कांग्रेस के नेता जो है चंद्रेश दुबे से। चंद्रेश जी, 14 लोग जो है बीजेपी से वो दागी मंत्री है कैबिनेट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा सुझाव दिया कि उन मंत्रियों पर जो दागी है, जो अगर ये अपराध सिद्ध होता है उन पर कार्रवाई की जाए, और आने वाले जो इलेक्शन है या चुनाव है उनमें भी आपराधिक जगत से जुड़े लोगों को शिरकत करने से दूर हटाया जाए। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है, केंद्रीय सरकार जो है, वो 14 मंत्रियों पर कार्रवाई करेगी और पारदर्शिता से इस पर विचार विनिमय करेगी? नहीं, जरा सा भी नहीं इस पे कुछ किया जाएगा।
जहां तक रही बात कार्रवाई करने की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बलात्कार तक के आरोपी को सम्मिलित किया गया है। जहां तक रही बात राज्यों की विवेक की, तो मैं जो बैठे हुए स्टूडियो में उनको याद दिलाना चाहता हूं कि बेल्लारी में रेड्डी बंधुओं को ना भूलें आप, कर्नाटक स्टेट में, और गुजरात में भी इनके कई कन्विक्टेड ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्माननीय न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया हुआ, वो फिर भी अभी भी मंत्रिमंडल में है। अगर इनकी राज्य की हम बात करें, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो कई ऐसी भरमार है जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध दर्ज है, और वो अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया, किस तरीके से एक औरत खुल के सामने आई राजस्थान से, और उन्होंने आरोप लगाया, बकायदा उसकी FIR दर्ज हुई। फिर भी चंद्रेश जी, मेरा मंत्रिमंडल में जाते वो जाते अभी अपने तक आखिरी बने हुए सवाल हैं। ये है कि क्या अगर कांग्रेस की सत्ता होती तो भी आपका स्टेटमेंट यही होता इसके ऊपर? जी जी जी, बिल्कुल। कांग्रेस ने कभी भी इन सभी चीजों का खंडन किया, और ऐसे किसी भी व्यक्तियों का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। जो भी अगर माननीय उच्च न्यायालय, देखिए भैया, राजनीति में आने के बाद अगर आप द्वेष में चंद्रेश जी, और- बहुत बहुत शुक्रिया। समय के कमी के चलते हमें यही कार्यक्रम समेटना होगा। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट हैं रमेश चंद्र राठी इनका, साथ ही साथ हमारे संवाददाता पूनम यादव का, और ज्ञान मूर्ति शर्मा और चंद्रेश दुबे, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस साझेदारी के लिए, हमारे साथ समय बांटने के लिए। तो सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें राजनीति से दूर हटाया जाए, लेकिन क्या ये पारदर्शिता से काम हो पाएगा या नहीं, ये आने वाले चुनाव में सिद्ध होगा। फिलहाल इतना ही। आप ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।